नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं बसपा की। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया है। वहीं भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इस तरह मायावती ने 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। आकाश के पिता आनंद कुमार के साथ रामजी गौतम को पूरे देश के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मायावती के ताज़ा फैसले के मुताबिक अब आकाश आनंद पार्टी के किसी पद पर नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। तो आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि आकाश आनंद पर मायावती ने कार्रवाई की थी, जब एक बयान आकाश आनंद ने दे दिया था और उसके चलते मायावती ने पहले भी एक्शन लिया था, लेकिन बाद में अपने उसी फैसले को बदलते हुए दोबारा से आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी नेशनल कोऑर्डिनेटर की। लेकिन अब एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया है आकाश आनंद को। उसके अलावा भी जो तमाम जिम्मेदारियां के पार्टी की, उन सभी पदों से हटा दिया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, पहले भी आकाश आनंद पर एक्शन लिया था मायावती ने, और लेकिन बाद में उस एक्शन को रिवर्स करते हुए दोबारा से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर दोबारा से वहां पर जिम्मेदारी सौंप दी गई थी आकाश आनंद को, लेकिन अब एक बार फिर से हटा दिया गया है सभी पदों से। क्या क्या वजह निकलकर सामने आ रही है अब तक? देखिए, आकाश आनंद के पर पहले भी मायावती ने कतरे थे जब उन्होंने को उत्तराधिकारी पद से हटाया गया था। हालांकि ये बड़ी बात थी जब इसी जनवरी महीने में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। उस वक्त आकाश आनंद को दाएं साइड में खड़ा किया था और दूसरे भतीजे को बाएं साइड में। तो ये माना जा रहा था कि कम से कम आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके तहत पूरे प्रदेश में जो काम या देश में जो काम लिया जा रहा है वो काम उनसे लेती रहेंगी। पिछले दिनों सड़कों पर भी आकाश आनंद दिखाई दिए थे जब हरियाणा में उन्होंने प्रदर्शन किया था रिजर्वेशन को लेकर के। और पिछले दिनों जब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, पूर्व सांसद ने मायावती को लेकर कमेंट किया था, तब उन्होंने कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसे में अंदाजा ही लगाया जा रहा क्या उनका एग्रेसिवनेस जो था वो सुरक्षात्मक तौर से नहीं बैटिंग कर रहे थे, बल्कि वो बैक फुट पर जा करके फ्रंट फुट पर आकर के राजनीतिक बैटिंग कर रहे थे। क्या ये बात मायावती को रास नहीं आई? हालांकि उन्होंने ये पद कहीं बाहर किसी को नहीं दिया है, अपने सगे भाई को ये पद दिया है। यानी आनंद कुमार उनके सगे भाई हैं, यानी भाई की जगह पर भतीजे को निकाला, भतीजे की जगह भाई को ऊपर यकीन अपना जाहिर किया है। रामजी लाल गौतम भी एक पदाधिकारी है, उनको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है क्या आकाश आनंद लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर यूथ के बीच में लगातार एग्रेसिव थे, लगातार वो लोगों से संपर्क कर रहे थे, ये तो बात होगी पार्टी की बेहतरी की ही मानी जाएगी। लेकिन क्या उनका एग्रेसिवनेस उनके लिए नुकसानदेह साबित हो गया? आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार वो न सिर्फ मीडिया में बल्कि वो लगातार अपनी बाइट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट, एक्स का अकाउंट हो या फेसबुक का, उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो, उसमें भी लगातार वो कमेंट और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। तो ऐसे में अभी अंदाज़ा लगाया जाना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे वजह यही बताई जा रही है। हालांकि मायावती अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं, बड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं, अचानक लिए गए फैसलों के लिए जानी जाती हैं। आपको याद होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता के घर पर वलीमे की दावत थी, शादी समारोह था, उसमें कुछ लोग चले गए थे जिनको कहा गया था तुमको शादी में जाना नहीं है। उनके जाने की फ़ोटो वायरल होती है और उनके ऊपर कुछ घंटों के अंदर ही कार्रवाई कर दी जाती है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने आज जो एक बड़ा फैसला लिया, हालांकि उनका एक इंटरनल मामला है, उनका इंटरनल फैसला है, उनको छूट है पूरी की फैसलों को लेकर, संगठन को लेकर अपने फैसले लें। लेकिन जो वाजिब सवाल आप उठा रही हैं, जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, वो बदस्तूर तमाम लोगों के दिमाग में है, चाहे उनका काडर वोट बैंक हो या पोजीशन की पार्टियां हो, चाहे दूसरे राजनीतिक समीक्षक हो, पत्रकार हों, वो जानना जरूर चाहेंगे कि आकाश आनंद जो कि बड़ी तेजी से उभरते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, यूथ भी थे, उनका उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया था, और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर में, उस बयान के आधार पर उनको हटाया गया था। लेकिन इस बीच में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाना, जिस तरह से वो एग्रेसिव लगातार बने हुए थे पिछले
एक डेढ़ महीने से तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख रहे थे। तो ये थोड़ा सा बात अभी लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही है, लेकिन फैसला क्योंकि हो चुका है तो उसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को खुद में बहुत ज़्यादा झांकने की ज़रूरत है। आपको याद होगा 2007 से लेकर 12 के बीच में उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, और आज हालात ये हो गए हैं कि उनका वोट फीसद 10% के करीब आ गया। लोकसभा में कोई सीट नहीं है, विधानसभा में एक नाम मात्र की सीट है उमाशंकर सिंह की, जो कि विधायक है, और उनको कहा जाता है कि वो अपने बल पर चुनाव जीत करके आते हैं। तो ऐसे में आत्ममंथन करने की ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी को। और इस तरह का जो फैसला है, एक बार फिर से वही बात तमाम लोग कह रहे हैं कि उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद को पैदल किया गया है, 2 बड़े पदों से, पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से अब हटाया गया है, उससे पहले उनको पैदल किया गया था उत्तराधिकारी पद से। तो ऐसे में सवाल जायज़ है, तमाम हलकों में उठ रहे हैं। लोग इस बात को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे तर्क किस तरह के। हालांकि इस बात का जवाब बहुजन समाज पार्टी का जो काडर है वो तमाम लोग अपने लोगों के बीच में जाकर के देंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों की भी जिम्मेदारी देखना। और आज जैसा कि आज आपने देखा पार्टी कार्यालय में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग मौजूद वहाँ नहीं थे, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमाम प्रदेशों को लेकर आज वहाँ प्रदेश अध्यक्ष आए थे और उनके सामने ये फैसला लिया गया है। तो बिला शक शुबा कुछ सोच समझ के फैसला लिया गया होगा। लेकिन ऐसे में क्योंकि राजनीतिक खबरें राजनीति से जुड़ी हुई, आम जनता से जुड़ी हुई होती हैं खबरें, तो ऐसे में समीक्षा लाजमी है। तो ऐसे में समीक्षा हर कोई करेगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और कारण क्या है। अच्छा अलाउद्दीन, एक और बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि जो आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ, उनको भी मायावती ने जिम्मेदार ठहराया इस पूरी कार्रवाई के पीछे। क्या कुछ कनेक्शन है इस बात से उनका? कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पाई हो? तो ऐसे तो देखा जाए तो तमाम लोग एक दूसरे की रिश्तेदारी हैं। और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जिनका जिक्र आपने किया, बेहद वाजिब आपने सवाल किया। उनको मायावती ने राज्यसभा सांसद बनाया था। एक समय ऐसा था जब डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो फैसला लेते थे पार्टी में वो आखिरी फैसला होता था। एक समय ऐसा भी था जब बसपा की यहाँ सरकार थी तो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जिस तरह के फैसले लेते थे उन फैसलों को न सिर्फ मायावती पर मुहर लगाती थी बल्कि उनको अपना सबसे बेहतर और शानदार एडवाइजर मानती थी। और एडवाइस की वजह से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ का जो पूरा सफर है बिला शक शुबा वो लगातार काडर में बने रहे, लगातार पार्टी के लोग काम करते रहे। लेकिन उन तमाम चीज़ों से खुश होकर के ही डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने राज्यसभा भेजा था। और उसके बाद यानी राज्यसभा से जाने के जब उनका कार्यकाल खत्म होना है उसके बाद ये तमाम चीज़ें रिश्तेदारी में बदली हैं। यानी रिश्तेदारी पहले की नहीं है, रिश्तेदारी तो बाद की है। इससे पहले वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। तो ये वाजिब सवाल आप कर रही हैं और ये बात सच भी है। अशोक सिद्धार्थ पर इससे पहले कार्रवाई हुई तो उन तमाम चीज़ों को इससे भी जोड़ कर देखा जा रहा है कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर कार्रवाई के बाद जैसा कि उनको माना गया कि वो पार्टी के हित के लिए, बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वही डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ थे जो हर मसले में आगे बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी को राय मशवरा दिया करते थे। लेकिन अब उनको पार्टी की शायद ज़रूरत ना हो तो इसलिए उनको किनारे किया गया है। लेकिन इसके बाद क्योंकि जो है आकाश आनंद का खूनी रिश्ता भी है, आकाश आनंद एक तरह से पारिवारिक सदस्य भी हैं, तो ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि उन पर इस तरह की कार्रवाई होगी। हालांकि जब उनको उत्तराधिकारी पद से हटाया गया था तो माना जा रहा था कि नेशनल कोऑर्डिनेटर वो बने रहेंगे, दूसरी जो जिम्मेदारी उनके पास है वो जिम्मेदारी वो पूरी करते रहेंगे। लेकिन ये बात थोड़ी सी तमाम राजनीतिक हलकों में, तमाम उन लोगों जो राजनीति पे नजर रखते हैं, पकड़ रखते हैं, थोड़ा सा चौंकाने वाली है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। जी हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय मायावती जी भी बैठक ले रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब क्या दिशा निर्देश देती हैं अपने लोगों को, क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो उनका अपना समाज है या उनका अपना वोटर, वो कहीं ना कहीं जो है उनसे खिसक करके आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन ने सरकार से रमजान में मस्जिदों से लाउडस्पीकर न उतरवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि रमजान में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की बेहद जरूरत होती है, लिहाजा लाउडस्पीकर न उतारे जाए। जरूरी है कि हुकूमत इसमें रमजान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमजान शरीफ हो सकें। और लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। संभल में भी रमजान में सेहरी और इफ्तार के वक्त अनाउंसमेंट के लिए लाउडस्पीकर बजवाए जाने की अपील की है। नगर पालिका अध्यक्ष के पति चौधरी मुशीर खान ने शासन प्रशासन से अपील की है कि अनाउंसमेंट के लिए आधा आधा मिनट लाउडस्पीकर बजाने दें।
वक्त बता देंगे ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता को या लोगों को परेशानी रोजगार या सुबोधा रखने वाले उन्हें कोई दिक्कत। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा गया इस बारे में? उन्होंने कहा हम बताएंगे, विचार करना है, विचार करने। जो तय गाइडलाइंस हैं, जो तय सीमा है ध्वनि की जी, उसका आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे? जो डेसिबल्स तय किए गए हैं, कहा डीएम सर ने और एसपी सर ने ये बात रखी, तो हमने कहा कि सर हम एक जो महदूद एरिया है यहाँ पर हम उसकी आवाज़ को कम कर और वो इसमें हर वक्त नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम इतना बताएंगे कि ये वक्त हो चुका शहरी का, ये वक्त हो चुका इफ्तार का। चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 लापता श्रमिकों की तलाश की जा रही है। मिलिट्री और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगे हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देहरादून आपदा कंट्रोल रूम सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज के रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी अधिकारियों से ली है। शनिवार को सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर भी गए थे। 54 में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे, उनके बीच में चोटिल हो गए थे, और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं, और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके, और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है। तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के। मथुरा में 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी खुमारी पर है। दरअसल इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुस्लिमों दुकानदारों को होली से जुड़े हुए सामान न बेचने दिए जाएं। इस संबंध में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली हैं, उसको देखकर इस तरीके की मांग उठाई जा रही है। जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। होली का पर्व अपने आप में खास होता है, क्योंकि इस पर्व में लोग आपसी मतभेद और दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। लेकिन इस बार की होली अपने आप में खास होने जा रही है। ब्रज की होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को लेकर गैर संवैधानिक इसे बताया है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है।
वहीं वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने इस मामले में अपनी राय रखी और कहा कि ये संभव नहीं है क्योंकि कुंभ एक अलग आयोजन था, लेकिन वृंदावन और ब्रज में सब जगह मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये मांग अनुचित है कि मुस्लिमों को होली पे वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। तो ये थोड़ा तथ्य जो है बड़ा विचित्र जैसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम हमारे वृंदावन में भी रहते हैं और वृंदावन के बॉर्डर पर भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित करना अनुचित भी है, ठीक भी नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है। और रही कुंभ की बात, कुंभ एक अलग से आयोजन किया गया था कुंभ क्षेत्र में, इसलिए प्रवेश वर्जित करना वहाँ संभव था। रायबरेली में खेत पर काम कर रहे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। 6 लोग घायल हो गए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोगों की हालत गंभीर है। घटना जजीहटा गांव की है। 6 लोग एक ही परिवार के खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खी का शिकार होने के दौरान यहाँ पे आए हुए थे। उनका बेसिक ट्रीटमेंट किया गया। 3 की स्थितियाँ उल्टियाँ और पेट दर्द और घबराहट को देखते हुए उनको भर्ती कर लिया गया है। बाकी 3 की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। अमरोहा में पशुशाला से लौट रही महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। महिला को कुत्तों ने नोच नोच कर बुरी तरह घायल कर दिया। महिला की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे बेटे और गांव वालों ने उसे बचाया, अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने महिला को मेरठ रेफर कर दिया। मामला हसनपुर नगर का है। महिला के बेटे का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमले में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। हाथरस पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ई गेमिंग वेबसाइट और ऑफलाइन सीरीज क्रिकेट मैच के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। कई लोगों के घर, प्लॉट और जेवर हड़प चुका है। आरोपी पीयूष मित्तल मिर्च कारोबारी का बेटा है। लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने कई लोगों की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। अगली खबर है मैनपुरी से, जहां पर पुलिस ने एक अपराधी को 6 महीने के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित कर दिया। पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराई, बस में टिकट खरीद कर उसे जिले से बाहर भेजा। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सर्वेश को उसके घर जाकर ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराई और जिले से बाहर भेज दिया। पुलिस ने साफ किया कि 6 महीने तक अपराधी जिले में एंट्री नहीं लेगा और न ही परिवार वालों से मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर माणा से, सेना को 3 मजदूरों के शव मिले हैं। लापता 4 श्रमिकों में से 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। अभी एक लापता श्रमिक की तलाश जारी है। अभी तक आईटीबीपी आर्मी ने 7 शवों को बरामद कर लिया है। लापता 4 श्रमिकों में से 3 के शव बरामद किए गए। नितिन शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, बताया जा रहा है 4 श्रमिकों में से 3 के शव बरामद हुए, और क्या जानकारी? जी, आज सुबह से जो लापता लोगों के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था माणा कैंप के पास, उसमें से बताया जा रहा है सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 3 शवों को अब बरामद कर दिया गया है। एक अभी भी मिसिंग है, जिनकी ढूंढ खोज जारी है, और बताया जा रहा है कि जो अभी लापता हैं उनको भी खोज लिया जाएगा, क्योंकि जहां पे ये तीनों लोग मिले हैं ये एक ही स्पॉट पर मिले हैं, यानी कि जो कंटेनर है उसके पास ही ये लोग मिले हैं। तो संभावना ये जताई जा रही है कि जो अभी लापता हैं उनको भी उसी कंटेनर के आसपास उसकी ढूंढ खोज की जाएगी और उनके जो उनको भी बरामद कर लिया जाएगा जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। ये सेना के द्वारा जानकारी अभी साझा की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दोबारा अपने सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी के लिए, लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। इससे पहले हम देख रहे थे जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब जो 4 श्रमिक जो लापता बताए जा रहे थे उन 4 श्रमिकों में से 3 के शव बरामद हो चुके हैं।
अब आगे किस तरह से रेस्क्यू चलाया जाएगा? नितिन, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। नितिन, लापता 4 श्रमिकों में से 3 के शव बरामद हो गए हैं। कहाँ के ये रहने वाले थे, ये भी बताइएगा। इनके परिवार वालों को क्या सूचना दे दी गई है और अभी एक श्रमिक की तलाश अभी भी बाकी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 शव अभी बद्रीनाथ धाम में जो मिले हैं, उसमें से एक शव जो इससे पहले यहाँ पे आया है वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और जो शव अभी बद्रीनाथ धाम में मिले हैं उनकी जानकारी अभी प्रशासन जब उनके शवों को जोशीमठ आर्मी हेलीपैड लाया जाएगा तो उसके बाद उनके नाम और जो पता है, जो एड्रेस, कहाँ के ये रहने वाले हैं, उसकी डिटेल उसके बाद ही साझा की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लोग लापता हैं उसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश और हिमाचल और 1-2 बिहार के बताए जा रहे हैं। यही लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं और लगभग अब ये जो रेस्क्यू है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। गर्दन पे चोट लग गई थी ना कूल्हे में, तो इनका थोड़ा खून बह गया था। क्या कहा था वहाँ पर डॉक्टर ने? डॉक्टरों ने कुछ नहीं, खून वून चढ़ाया, रात नॉर्मल है, बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं जी? जिला संबल। कौन कौन आया है? भाई है, जीजा जी हैं, वो बड़ा भाई। क्या नाम है उनका? जीजा जी का? जो पेशेंट है? पेशेंट पवन। तो अब ठीक है? हाँ ठीक है। भैया आपका क्या नाम है? वो चिल्लाती रही, मुझे मत मारो, तुम्हें अगर उसके साथ रहना है खुशी से रहो, मुझे मेरे बच्चों की खातिर जी लेने दो। लेकिन हैवान पति साली की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि उसे कुछ ना दिखाई दिया, ना कुछ सुनाई दिया। उसने अपनी पत्नी को ऐसी मौत दी जिसे सुनकर कलेजा कांप उठेगा। देखिए। बरेली में 8वीं वाहिनी पीएसी के सिपाही रवि की पत्नी मीनू की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मीनू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति और पीएसी के सिपाही रवि ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। हत्याकांड की उलझी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी उत्तरी ने घटना का खुलासा किया। घटना को अंजाम देने वाले 8वीं वाहिनी पीएसी के सिपाही रवि, एम्बुलेंस के नर्सिंग असिस्टेंट और वाहनों की वर्कशॉप में काम करने वाले टेंटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बरेली में करीब 1 सप्ताह पहले हुई पीएसी के एक सिपाही की पत्नी की हत्या के मामले में बरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें आरोपी सिपाही ने अपनी साली को हासिल करने के लिए पत्नी के बेहद ही खौफनाक तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सिपाही ने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक फार्मासिस्ट से 3 लाख रुपए में पत्नी की हत्या का सौदा तय किया। शुरुआती जांच के दौरान आरोपी सिपाही रवि ने पुलिस को गुमराह भी किया। वो खुद को हमले का शिकार बताकर निजी अस्पताल में भर्ती रहा, जबकि वहां के डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि रवि की सभी रिपोर्ट पूरी तरह ठीक है। हत्या का केस दर्ज होने पर रवि के तेवर ढीले पड़े। जब कॉल डिटेल की मदद से पुलिस ने हत्या में मददगार शानू को पकड़ा तो दोनों दोस्तों ने सच कबूल लिया। शानू ने बताया कि जब रवि ने इस तरह हत्या करने की बात कही कि मौत की वजह स्पष्ट ना हो, तो उसने अपने दोस्त जतिन को साथ ले लिया। मेडिकल स्टोर्स पर मिलने वाले सामान्य इंजेक्शन को दुर्लभ बताकर जतिन ने एडवांस में 60,000 रुपए रवि से ले लिए। एनेस्थीसिया और बेमेल इंजेक्शन की 7 डोज मीनू को दी गई। जतिन ने इंस्पेक्टर को बताया कि सब प्लान के मुताबिक था, पर रवि की ओवर एक्टिंग ने उन्हें भी फंसा दिया। इन बेमेल इंजेक्शन को बिना किसी बीमारी के जब मीनू को लगाया गया तो थोड़ी ही देर में उसका शरीर शिथिल पड़ गया। आरोपियों ने करीब 15 मिनट तक इंतजार किया और जब मीनू की सांस पूरी तरह से थम गई तो वो भाग गए। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।